Hello to all, you all are welcomed on the channel Let's Explore Radiation। और हम न्यूक्लियर मेडिसिन की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू है वो हम सीरीज़ कर रहे हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। जितने भी स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन कर रहे हो न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ वो आपको बेनिफिशियल रहेंगे। तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मायोकार्डियल परफ्यूजन पैटर्न सजेस्ट दैट द पेशेंट हैज़ मायोकार्डियल इश्कीमिया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऐसा मायोकार्डियल परफ्यूजन का पैटर्न है जो ये सजेस्ट करेगा कि पेशेंट को मायोकार्डियल इस्कीमिया है। पहला ऑप्शन बोल रहा है एबनॉर्मल रेस्टिंग टेक्नीशियन मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग स्कैन एबनॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा बोल रहा है एबनॉर्मल रेस्टिंग और नॉर्मल स्ट्रेस थीलियम 201 स्कैन। तीसरा बोल रहा है नॉर्मल रेस्टिंग टेक्नीशियम मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन एंड नॉर्मल स्ट्रेस थीलियम 201, या फिर नॉर्मल रेस्टिंग थीलियम 201 या एबनॉर्मल रेस्टिंग थीलियम 201। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि मायोकार्डियल इस्कीमिया तब डायग्नोज होगा जब परफ्यूजन नॉर्मल है, जब परफ्यूजन क्या है, नॉर्मल है एट रेस्ट, ठीक है, एंड बिकम्स एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल हो गया है कब, आफ्टर स्ट्रेस। आफ्टर स्ट्रेस का मतलब हो गया किसी एक्सरसाइज करने के बाद या फिर कोई फार्मेकोलॉजिकल प्रोडक्ट लेने के बाद, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट अंडर नॉर्मल ऑक्सीजन डिमांड रेस्ट द मायोकार्डियम इज परफ्यूज एडिक्वेटली, बट अंडर इंक्रीज डिमांड स्ट्रेस अ कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस लिमिट्स ब्लड फ्लो लीडिंग टू अ परफ्यूजन डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियो आयोडीनेटेड MIBG इज़ यूजफुल फॉर इमेजिंग। रेडियो आयोडीनेटेड MIBG का मतलब क्या हो गया, मेटा आइडोबेंजाइल ग्वेनिडीन, ठीक है, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है मेटा आइडोबेंजाइल ग्वेनिडीन। तो पूछ रहा है जो रेडियो आयोडीनेटेड MIBG है वो इनमें से कौन से पार्ट की इमेजिंग के लिए यूजफुल रहेगा। पहला ऑप्शन है फियोक्रोमोसाइटोमा, दूसरा है न्यूरोब्लास्टोमा, तीसरा है कैरिकनॉइड और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भाई बात करें मेटा आइडोबेंजाइल ग्वेनिडीन की, तो ये क्या होता है कि एनालॉग है ऑफ नोरेपिनेफ्रिन टेकन अप बाय एंडोजेनिक नर्व एंडिंग्स। तो ये यूज़फुल होगा भाई फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए भी, जो कि एड्रिनल मेड्यूलर ट्यूमर है, विच इज़ एड्रिनल मेड्यूलर ट्यूमर। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर न्यूरोब्लास्टोमा, ये कॉमन पीडियाट्रिक ट्यूमर है। नेक्स्ट है कैरिकोनॉइड ट्यूमर, ये कौन से ट्यूमर हो जाएंगे, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है। तो तीनों टाइप के ट्यूमर्स की इमेजिंग के लिए ही रेडियो आयोडीनेटेड MIBG यूज़फुल रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज़ ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच कैन बी यूज फॉर ल्यूकोसाइट लेबलिंग। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई ल्यूकोसाइट की लेबलिंग के लिए इनमें से हम क्या यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन 123, गैलियम 67, इंडियम 111 और थेलियम 201। तो जो इंडियम 111 होता है वो हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर ल्यूकोसाइट लेबलिंग टू डिटेक्ट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। प्रोसेस क्या हो जाता है भाई, WBC को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेबल्ड करेंगे विथ इंडियम 111, उसके बाद उसको री इंजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो प्रोसीजर क्या होता है, WBC को हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसको लेबल्ड कर दिया इंडियम 111 से, उसके बाद हमने उसको क्या किया, री इंजेक्ट कर दिया। अब गामा कैमरा क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा उन साइट्स को जहाँ पे WBC एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
कि भाई लेबलिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, ल्यूकोसाइट लेबलिंग में तो काम आ रहा है भाई, डिटेक्ट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन डिटेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई, WBC को एक्सट्रैक्ट किया, लेबल कर दिया इंडियम 111 से, ठीक है। उसके बाद उसको हमने उसे फिर से इंजेक्ट कर दिया और गामा कैमरा डिटेक्ट कर लेगा उस साइट को जहाँ पे WBC अक्यूमुलेट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ ऑक्सीजन 15 इज। तो बात करें हम ऑक्सीजन 15 के हाफ लाइफ की तो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले ऑक्सीजन 15 होता क्या है, पॉजिट्रॉन इमिटर, जो कि हम पैट इमेजिंग में काम में लेते हैं। स्पेशली ब्लड फ्लो की स्टडी करने के लिए। ठीक है, बहुत ही इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है जो कि है 2 मिनट्स। कितनी है इसकी हाफ लाइफ, 2 मिनट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन अकर्स जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेलिंग ब्लड फॉरवर्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा। दिस एक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑन द ECG स्ट्रिप बाय। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के जस्ट पहले, एक्सपेलिंग ब्लड फॉरवर्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। उसके बाद जो ब्लड है वो आगे किस में गया है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में। तो पूछ रहा है ये जो एक्शन है वो ECG स्टेप में कौन सा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है। बात करें हम ECG में तो इस तरीके का कुछ हो जाता है, ठीक है, PQRST। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, QA कॉम्प्लेक्स कोई है ही नहीं, ST ये वाला हो गया, QRS ये वाला हो गया और RS ये वाला हो गया। तो ये जो एक्शन है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ है, ठीक है, जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब जो QRS कॉम्प्लेक्स है वही बताएगा भाई वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स में ही वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। और क्या बोल रहा है, जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो बिल्कुल QRS कॉम्प्लेक्स लीड्स टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, लीड्स टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड इंजेक्शन इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड अओर्टा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिसकी ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ QRS की तो वो कितनी देर की होती है, लेस देन 120 सेकेंड्स, लेस देन 120 मिली सेकेंड्स, ठीक है। ये क्या हो जाती है इसकी QRS कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन। अच्छा ये भी देख लेते हैं P वेव क्या करेगी ECG स्ट्रिप की। P वेव क्या कर रही है, ऑर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS हमने देख लिया, QRS क्या कर रही है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो T वेव है वो क्या कर रही है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कॉलीमीटर ऑन अ गामा कैमरा। क्योंकि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि गामा कैमरा पे जो कॉलीमीटर लग रहा है उसका प्राइमरी पर्पस डिस्क्राइब कर रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि भाई ये स्कैटर्ड फोटोन्स को प्रिवेंट करेगा डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए, रोकेगा स्कैटर्ड फोटोन्स को डिटेक्टर तक पहुंचने में। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ये कॉस्मिक रेडिएशन को प्रिवेंट करेगा डिटेक्टर तक पहुंचने में। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ये इट स्टॉप प्री डिटेक्टर स्कैटर्ड फोटोन, ये प्री डिटेक्टर स्कैटर्ड फोटोन्स को रोक स्टॉप करेगा। चौथा ऑप्शन बोल रहा है टू अलाउ फोटोन्स फ्रॉम अ गिवन रीजन ऑफ इंटरेस्ट टू स्क्राइब द डिटेक्टर एंड ट्राई टू मिनिमाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड दिस रीजन। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फोटोन को अलाउ करेगा
कि जो रीज़न ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पार्ट को हम इमेज कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं, उसको डिटेक्टर पे स्ट्राइक करने का, और ट्राई करेगा कि जो फ़ोटोज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन है जो रीज़न के आउटसाइड जा रहा है, मतलब जो रीज़न ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें चाहिए उसके आउटसाइड जो फ़ोटोज़ जा रहे हैं उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को मिनिमाइज़ करने का। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यही कर रहा है भाई। कॉलीमेटर क्या कर रहा है? गामा फोटोन्स का डायरेक्शनल फ़िल्टर है, मतलब कि जो फोकस कर रहा है रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे ही इस एक्सरे फोटोन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द डीके मोड फॉर फ्लोरीन 18। ठीक है, फ्लोरीन 18 क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ पॉजिट्रॉन इमीटर, जिसको हम पैट इमेजिंग में यूज़ करते हैं। पैट इमेजिंग में और कैसे यूज़ करेंगे? FDG दैट इज़ फ्लोरोडिगॉक्सीग्लूकोज। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये डिके कैसे होता है? तो ये डिके कैसे होता है? बीटा पॉजिटिव डिके से। ठीक है, बीटा पॉजिटिव डिके, भाई नाम से ही पता पड़ रहा है पॉजिट्रॉन इमिटर, तो बीटा पॉजिटिव डिके पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इट डिकेज बाय इमिटिंग अ पॉजिट्रॉन विच हैलिनेट्स विथ एन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसिंग 511 किलो इलेक्ट्रॉन और फोटोन्स डिटेक्टेड इन कोइंसिडेंस, और उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते थे? कोइंसिडेंस डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर बीटा इमीटर। इनमें से ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि प्योर बीटा इमिटर है, मतलब वो सिर्फ बीटा रेडिएशन ही इमिट करेगा? तो क्या हो जाएगा, मतलब कोई सिग्निफिकेंट ना गामा फोटोन्स करेगा, सिर्फ बीटा ही करेगा। ठीक है, अच्छा ये जो प्योर बीटा इमिटर्स होते हैं वो मेनली थेरेपी के लिए यूज़ होते हैं, नॉट इमेजिंग। अगर मैं बात करूँ तो ये जितने भी हैं फॉस्फोरस 32, यूट्रियम 19, स्ट्रॉन्शियम 89, ये तीनों ही प्योर बीटा इमिटर है। ये किसी भी टाइप की गामा रेडिएशन इमिट नहीं कर रहे। फॉस्फोरस 32 की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसिथीमिया। बात करें इट्रियम 90 की तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं रेडियो एम्बोलाइजेशन, दैट इज़ लिवर ट्यूमर्स। बात करें स्ट्रॉन्शियम 89 की तो स्ट्रॉन्शियम 89 हो जाता है बोन पेन पेलिएशन इन मेटास्टेटिक डिजीज़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये जो सारे ही हैं वो क्या है? प्योर बीटा इमिटर। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे विथ एक्सप्लेनेशन। स्टिल अगर कोई डाउट है आपको, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। जो भी न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके लिए बेनिफिशियल होगा।